तो आज है हमारा टॉपिक एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, पेज नंबर 55। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसकी अंतिम 4 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए या एरिक्सन के ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल की व्याख्या कीजिए। यानी कि बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं भाई एरिक्सन की थ्योरी में क्या क्या दे रखा है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हमारे एरिक्सन हैं। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। देखो भाई, जो हमारे एरिक्सन साहब है, एरिक्सन ने दिया है हमारा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो हमारा जीवन है ना वह पूरा 8 स्टेप में डिवाइड कर दिया उसने कि 8 चरणों में हमारा जीवन बटा हुआ है और इसमें जितनी भी जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को क्या है हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो व्यक्ति जितना सफल रहेगा अपनी समस्या को समाधान करने में उतना ही उसका अधिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समस्याओं का समाधान करना भी आवश्यक होता है। कोई संकट नहीं होता, समस्या कोई संकट नहीं है। एरिक्सन ये बोलते हैं कि हर एक जो स्टेप है उसमें कोई ना कोई समस्या आती है और जो ये समस्या आती है ये हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है बल्कि ये हमारा सामर्थ्य बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो जितनी सफलता के साथ समाधान करना है उतना ही व्यक्ति डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या बताया है एरिक्सन ने? हमारे जीवन को 8 भागों में डिवाइड कर दिया है और बोला कि प्रत्येक भाग में कोई ना कोई समस्या जरूर आएंगी, तो हमें उन समस्याओं का आसानी से सामना करना है और जितना हम उनका धैर्यपूर्ण और सामर्थ्य के साथ उनका अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा डेवलप होएगा। अब आप खुद ही देखो, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सोल्व कर देते हो तो आपका क्या होती है? आपकी डेवलपमेंट होती है कि आगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको आप आसानी से सोल्व कर दोगे। अब देखिए भाई, इसने कौन कौन सी 8 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध। 4th है परिश्रम बनाम हीन भावना। 5वां है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। 6th है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव। 7th है उत्पादकता बनाम शिथिलता। 8th है संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, ये 8 स्टेप में बांटा गया है और जो भी आपका सीटेट एटस्टेट होता है इन 8 स्टेप में से कोई भी नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन सा स्टेप है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया पहचान बनाम पहचान भ्रांति, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का कौन सा चरण है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एटस्टेट सीटेट में। या फिर इसका कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, उसके जरिए आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेप का कौन से चरण का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर्स ट्रस्ट। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है। साइको सोशल, इसकी क्या है? ये साइको सोशल थ्योरी है। इसमें इनका क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? विश्वास बनाम अविश्वास। जीवन के पहले वर्ष में एक्सपीरियंस किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार, जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है आदि, उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। इसने बोला है विश्वास और अविश्वास। ठीक है, ये एरिक्सन का क्या है? 1 मिनट रुको, चलो नहीं मिली मुझे। देखो, यहीं से हम पढ़ा रहे बेटा, जो आपकी जो चल रहा है ना चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट वाली, राजा आप पूछ रहे थे वही चल रही है। उसका जो कल मैंने क्वेश्चन छोड़ा था एरिक्सन की थ्योरी वाला, वही मैं पढ़ा रही हूँ, पेज नंबर 55। भाविका आवाज नहीं बेटा।
ठीक है। तो इसमें क्या थी, 8 स्टेजेस बताई थी। तो पहली स्टेजेस है हमारा विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ये पहली स्टेज है जिसमें क्या होता है, एक बच्चे के, ये बिल्कुल बचपन वाली स्टेज होती है जिसमें बच्चे का क्या होता है, किसी के ऊपर विश्वास होता है और विश्वास नहीं पनपता। जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ के ऊपर ही विश्वास करता है, रोएगा तो अपनी माँ के पास ही जाएगा, कोई और उसको गोदी लेता है तो वह रोने लग जाता है। ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज होती है वो विश्वास और अविश्वास की होती है। ठीक है। तो इसमें जीवन के जो पहले वर्ष में जो एक्सपीरियंस किया जाता है, तो बच्चे को क्या होता है, विश्वास के एक्सपीरियंस के लिए उसका फिजिकल रेस्ट, उसको कम से कम डर होना चाहिए, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थिति की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चे को विश्वास कब होगा, जब उसे डर कम लगेगा और अपने भविष्य के प्रति तो उसे कुछ पता ही नहीं है अभी। ठीक है। और बचपन में विश्वास के एक्सपीरियंस से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार, जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है आदि उभरने के लिए विकसित हो जाते हैं। अगर विश्वास है, अगर स्टेज में विश्वास पनपता है तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं और वह ये मानता है कि संसार एक अच्छी जगह है और उम्र भर रहने के लिए विकसित है। और अविश्वास की स्टेज आती है तो बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट होते हैं। ठीक है। जैसा मान लो बच्चे को कुछ बोल देते, कुछ प्रॉमिस कर देते हैं और फिर उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं तो बच्चे के अंदर अविश्वास की भावना आती है। ठीक है। तो विश्वास वर्सेस अविश्वास, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम, क्लियर है। राज आपको? यस मैम। ठीक है। तो विश्वास और अविश्वास की। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म। एरिक्सन के जो सेकंड स्टेप है ये आपका 1 साल से 3 वर्ष के बीच की होती है। अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद, पहली तो क्या थी, 1 साल तक थी। ठीक है। 1 साल तक थी, बच्चे को डर रहता था कि ये मेरी मम्मी है या नहीं, दूसरों के साथ जाते ही वह रोता था तो वह अविश्वास की बात होती थी। अपनी मम्मी के पास जाते ही बच्चा चुप हो जा, वो विश्वास वाली कंडीशन थी। अब है ऑटोनोमस वर्सेस साइन। ठीक है। शाय वाली सिचुएशन, इसमें क्या है, 1 साल से 3 साल का बच्चा होता है। बच्चे का अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह स्वीकार करता है कि बालक का बिहेवियर उसका स्वयं का है, वह अपने आप में क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है, उसे अपनी इच्छाओं का अनुभव होता है। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि ऑटोनॉमस और आपका जो शाय वाली सिचुएशन है ये आपका सेकंड स्टेप है आपकी साइको सोशल थ्योरी का। इसमें एज बताई है 1 साल से 3 साल तक के बच्चे। यहाँ पर बच्चे अपना बिहेवियर करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब वे स्वतंत्र होते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो स्वायत्तता की सिचुएशन होती है। जब बच्चे को कठोर दंड दिया जाता है तो बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा होती है और उसे शर्म और संदेह की भावना डेवलप होने लग जाती है। तो वहां पर है आपकी स्वायत्तता और शर्म की भावना। ठीक है। ऑटोनोमस और शाय की फीलिंग। उसके बाद आती है थर्ड वाला स्टेप, पहल बनाम अपराध बोध। पहल यानी कि बच्चा कुछ काम करने के लिए खुद से आगे आना, और दूसरी सिचुएशन ऐसी आएगी कि बच्चा उस चीज के लिए खुद को कसूरवार मानता है, खुद को ब्लेम करता है। तो ये 2 सिचुएशन है आपकी। तो ये क्या है, आपका तीसरा स्टेप है। ये प्रारंभिक वर्ष के बीच होता है। यहाँ बालक को प्रारंभिक शैशवावस्था की तुलना में अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। ठीक है। ये अब क्या थी, 3 साल के बाद वाली सिचुएशन आ गई है, बच्चे की थोड़ा और बड़ा हो गया है। तो ये क्या है, इसमें बच्चे को और ज्यादा चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे सक्रिय और प्रयोजन पूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। अगर बालक गैर जिम्मेदार है तो उसे बार बार व्यगर किए जाए तो उसके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। एरिक्सन के इस चरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका यह मानना कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति तुरंत पूर्ति की उपलब्धता की भावना द्वारा की जा सकती है। देखो भाई, पहल बनाम अपराध बोध, ये थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी और सिचुएशन आ गई। यानी कि 5-6 साल का बच्चा अब यहाँ पे आ गया है आपका। ठीक है। 5-6 साल का बच्चा, मान लो आप उसको अप्रेज कर देते हो, मान लो उसने गंदी सी भी ड्राइंग बनाई और आपने उसको क्या कर दिया, पीठ थपथपा दी, उसको एक चॉकलेट दे दी कि बेटा आपने तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, चाहे भले ही उसने खराब ड्राइंग बनाई हो। अगर आप उसको बोल देते हो ना कि बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है बेटा आपने, तो बच्चा
पहल करने के योग्य हो जाता है। पहल करने का मतलब अगली बार वह उससे भी अच्छी करने की कोशिश करेगा। अगर आपने बच्चे को बार बार बोल दिया नहीं कितनी गंदी ड्राइंग बनाई है तो ये कर ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, तो बच्चे के अंदर अपराध बोध की भावना जन्म ले लेती है। ठीक है, तो एरिक्सन इस स्टेप में यही समझाना चाहते हैं आपको कि ये जो स्टेप है प्रारंभिक वर्षों के काल होता है, इसमें बालक के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। ठीक है, और बच्चा इन चुनौतियों का सामना एक्टिव तरीके से करता है। जब हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके काम के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जब हम प्रशंसा कर रहे हैं तो बच्चा पहल करने की भावना उसके अंदर जागृत होती है। मान लो मैंने आपकी प्रशंसा कर दी कि बेटा आज तो आपने बड़ा अच्छा काम कर रखा था, या आपने आज बहुत बड़ा अच्छा सुनाया, तो आप कल अपने आप ही सुनाना शुरू कर दोगे कि भाई क्लास में मैडम तो मेरा अप्रेजल कर रही है, ठीक है, मेरी वाहवाही कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो, पहल करने की शुरुआत करते हो। और ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हो थर्ड फोर्थ के बच्चों में, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चों में आप देखोगे, आप थोड़ा सा उनको अप्रेज कर दो, वो बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। अगर हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं या बार बार उसको गलत बोल रहे हैं कि नहीं आपने अच्छा, आपसे नहीं होगा, तो बच्चे के अंदर अपराध बोध की भावना यहाँ पर पैदा हो जाती है। समझ में आ गए यहाँ तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट? यस मैम। उसके बाद है आपकी फोर्थ स्टेज, परिश्रम उद्ययन बनाम हीन भावना। ये एरिक्सन की डेवलपमेंट का फोर्थ स्टेज है। ये चाइल्डहुड के मध्य में होती है। बालक द्वारा की गई पहल वह नए अनुभव के संपर्क में आता है। जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब वह अपनी ऊर्जा का इंटेलेक्चुअल स्किल्स और नॉलेज से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। और चाइल्डहुड का अंतिम चरण इमेजिनेशन से भरा होता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति क्यूरियोसिटी का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना होती है। अब देखो भाई, ये कौन सी है, फोर्थ स्टेज है। ये आपके चाइल्डहुड के अंत में आती है, यानी कि 12 साल के आसपास इसने इसको बता दिया। ठीक है, चाइल्डहुड के अंत में ये बता दी, यानी कि बच्चा आ गया आपका 10 11 12 साल के आसपास यहाँ पे आ गया। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर नए नए एक्सपीरियंस के संपर्क में आता है। जैसे अब उसका बचपन मध्य में है या बचपन का अंत होने वाला है, तो वह अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी इंटेलेक्चुअल जो भी स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसको हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। यानी कि उसका जो अपनी एनर्जी है वो बच्चा पढ़ाई की तरफ लगा देता है। ठीक है, अंतिम इसमें बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है, नई नई चीज़ों को जानना, नई नई चीज़ों को क्या करना, समझना। ठीक है, जब वह ये चीज़ें अच्छे से कर पाता है तो उसके अंदर परिश्रम या उद्यम की भावना पैदा होती है। जब वह इन चीज़ों को नहीं कर पाता, बार बार फेल होता जा रहा है, तो उसके अंदर हीन भावना डेवलप कर जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी फोर्थ स्टेज। उसके बाद बात आती है आपकी पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिफिकेशन वर्सेस आइडेंटिफिकेशंस के बीच में कंफ्यूजन, आइडेंटिफिकेशन कंफ्यूजन, एक तो आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई कंफ्यूजन। तो ये एरिक्सन सिद्धांत का 5वां स्टेप है डेवलपमेंट का। इसमें क्या है, ये एक्सपीरियंस किया गया कि जो आपकी एडोलसेंस है, एडोलसेंस के वर्षों में होता है, ये क्या है, इसका एक्सपीरियंस बच्चे को एडोलसेंस किशोरावस्था में होता है, पहचान। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, किससे संबंधित है, क्या उसका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों की बहुत सारी भूमिकाएं और एडल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों की उन विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लगा सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सके। यदि उसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका न मिले, तब पहचान भ्रांति। ठीक है, तो तब क्या है, हमारी पहचान भ्रांति की सिचुएशन पैदा हो जाती है। यदि आपके सकारात्मक रास्ते पता लगने का मौका न मिले, तब पहचान भ्रांति की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब देखो भाई, ये कौन सी सिचुएशन, कौन सी एज में आता है, ये आता है भाई आपका 12 साल के बाद, यानी कि जैसे ही आप 13 साल यानी कि एडोलसेंस की एज में पैर रखते हो, तो उस टाइम पे आपके ये आती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जो हमारे एडल्ट, जो हमारे
एडोलसेंस बच्चे हैं उनको बहुत सारी भूमिकाएं, इनके वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप ये देखते हो कि जो किशोर बच्चे होते हैं आप क्लास में, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी अलग पहचान बने, सब बच्चे उनको जाने, तो उनके मन में ये भाव होता है कि वह अपने आप को स्पेशल फील कराना चाहते हैं, चाहे वो उसकी क्लास है चाहे वो घर है, मतलब हर जगह अपनी एक पहचान अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि मैं स्पेशल हूँ। ठीक है, तो उसके दिमाग में ये बात चलती है। तो इसमें उन्हें अनेक सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे या तो वो क्या है, दो रास्ते पे यहाँ पे चल सकता है कि आपका एडोलसेंस एज में या तो क्या है वह गलत रास्ते पे चला जाएगा, रोमांटिक रास्ते पे चला जाएगा, या यही वह अपने वोकेशनल कोर्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब बच्चा जीवन में विभिन्न भूमिकाओं में एक भी भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिससे वह जीवन का पालन कर सके, रास्ता पता लगाने का मौका न मिले। अब क्या है, बच्चे ने स्टार्टिंग में ही अपनी क्या कर ली, एक फील्ड चुन ली कि मेरे को तो इसी तरफ जाना है, मुझे अपना ध्यान कहीं नहीं भटकाना है, तो उसका क्या हो जाता है, आइडेंटिटी बन जाती है, पहचान बन जाती है। और जब बच्चा क्या है नेगेटिव रास्ते पर चल जाता है, यानी कि पढ़ाई के रास्ते से भटक कर वह क्या है और किसी चीज़ों में लग गया, ठीक है, किशोरावस्था में जो जो काम कर रहे हैं बच्चे उन चीज़ों में लग गया, तो आगे उसको अपनी पहचान बनाने, क्यों, क्योंकि अब पढ़ाई से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, कॉलेज जाता है वह, कॉलेज जाता है पढ़ता नहीं है, इधर उधर घूमा, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमा, ठीक है, तो इससे क्या है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाती, और फिर लास्ट वाले वर्षों में क्या उसके दिमाग में आ जाता है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, कि मैं अब क्या करूं, क्या रास्ता मेरे लिए सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. उसके बाद आता है आत्मीयता बनाम अलगाव। ठीक है, सेपरेशन और आत्मीयता की भावना, एरेक्शन सिद्धांत का ये 6th स्टेप है। इसका अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना। देखो ये जो तुम ये स्टेज दिखा रहे हो ना, यहाँ पे पढ़ रहे हो, इन स्टेजेस को अपनी लाइफ के ऊपर करके देखो कि तुम कौन सी स्टेज में आ रहे हो। ठीक है, ठीक है बेटे, कर लूंगी ना। आत्मीयता बनाम अलगाव, ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों से पूछूंगी कि आप इसमें से कौन सी सिचुएशन या कौन सी स्टेज के अंदर आते हो। आत्मीयता बनाम अलगाव, ये एरेक्शन सिद्धांत ही का 6ठा स्टेप है, जिसका एक्सपीरियंस युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है, आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। व्यक्ति को किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है, वह एक आत्मीय संबंध बन जाता है, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब सेपरेशन की भावना, तो एरिक्सन का क्या है, ये 6ठा स्टेप है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, या तो बहुत ये तो मेरा अपना है ये वाली फीलिंग लेता है, या फिर क्या है उनके बीच में सेपरेशन वाली भावना आ जाती है। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो आप इसमें ये जो कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड है, तो उनमें क्या है आत्मीयता की भावना आ रही है कि भाई ये तो मेरा पक्का फ्रेंड है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, जब ब्रेकअप होता है तो वे सेपरेशन की भावना आ जाती है उनके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना। ठीक है, तो व्यक्ति जब किसी के साथ गहरी दोस्ती निभाता है तो आत्मीयता की भावना आती, भाई हम तो एक ही आत्मा, दो जिसमें एक जान वाली बात आ गई। ठीक है, और जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, चोटियां पटती हैं, तो वहां पर सेपरेशन वाली बात आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है उत्पादकता बनाम शिथिलता। ये एरिक्सन सिद्धांत का 7वां स्टेप है, जो मध्य वयस्क अवस्था में अनुभव होता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को डेवलप करने में सहायता से संबंधित है। एरिक्सन का उत्पादकता का यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना से शिथिलता की भावना उत्पन्न होती है। उत्पादक बनाम शिथिलता, उत्पादकता यानी कि मान लीजिए अब ये 7वां स्टेप है, जिसमें क्या एक एडल्ट
व्यक्ति ये अनुभव करता है। अब देखो जैसे मेरी सिचुएशन है, उत्पादकता बनाम शीतलता वाले में आ गए हम लोग, यानी कि जो आपके 30 से ऊपर के जितने लोग हैं वो इसके अंदर आ गए। क्योंकि अब क्या है, कुछ व्यक्ति ऐसे जिनकी शादी नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट 30 साल तक सबकी शादी हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेप है जिसमें व्यक्ति क्या है कि मेरी आने वाली नई पीढ़ी के लिए करना है मुझे। अब जैसे मैं क्या सोचूंगी, भाई मैं जो कर रही हूँ, तो इसमें हम पेरेंट्स को भी ले सकते हैं अपने। हाँ तुम अपने पेरेंट्स को ले सकते हो इसमें। मैं अपनी तरफ से ये ले रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। तो 30 से ऊपर और आपके ये लगा लो 50 तक के सारे मेरे अकॉर्डिंग तो इसी में आएंगे। 30 से लेकर जिनकी शादी हो गई है ना, कि वो अब अपने बारे में ना सोचकर अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, नई पीढ़ी के लिए कुछ करना है। ठीक है, और ये जब करते हैं तो उत्पादकता की सिचुएशन होती है। जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो वहां पर शीतलता की भावना आ जाती है। मान लो कोई व्यक्ति सही सक्सेस हो गया, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी वाली भावना आ गई। और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया उसके अंदर हमेशा गिल्टी फील रहेगा कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया अपने बच्चों के लिए, तो उसके अंदर शीतलता वाली भावना आ जाती है, स्टेबिलिटी वाली। ठीक है, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता ये 8वां और लास्ट स्टेप है। इसमें जब वृद्धावस्था हो जाती है, यानी कि 60 से ऊपर के सारे बंदे इसी में आ गए। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत के टुकड़ों में एक साथ याद करता है और सकारात्मकता निष्कर्ष निकालता है कि बीते हुए दिनों में उसने असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है अलग अलग। अब देखो भाई, इसमें वृद्धावस्था में आता है, अगर व्यक्ति ने पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से कमाया है, अपने बच्चों को सेटल किया, तो उसके अंदर एक संतुष्टि आ जाती है कि हाँ भाई मैं संपूर्ण हूँ, मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए, अब तो भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति दे दे। ये तो होते हैं संपूर्णता वाले बंदे। और कुछ व्यक्ति क्या है, जो अपनी पुरानी बातों को सोच सोच कर दुखी होता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने जीवन में ये गलत काम किए हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो उसके मन में क्या है, उदासी की भावना घर कर जाती है। तो इसे एरिक्सन की निराशा का नाम दिया है। तो एरिक्सन का मानना है कि अलग अलग स्टेप में होने वाली समस्याओं का उचित समाधान हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता, और कभी कभी समस्याओं में ऋणात्मक पक्षों से परिचित भी जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए आप जीवन की हर सिचुएशन में सभी लोगों पर एक जैसे विश्वास नहीं कर पाते, फिर भी चरण में होने वाले विकासात्मक मानक की समस्या में संक्रात्मक समस्या होने लगती है। देखो भाई, ये जो 6th वाली स्टेज है ना, आत्मीयता बनाम लगाओ, ये आपकी इसने ना एज नहीं दे रखी, नहीं तो मैंने जिस बुक में पढ़ा था उसमें हर एक उसकी एज दे रखी थी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर कंप्लीटली याद नहीं है। ये 8वें वाले की तो याद है कि 60+ जितने होते हैं उनके अंदर संपूर्णता बनाम निराशा वाली बात आ जाती है। उत्पादकता बनाम शीतलता ये आएगी आपकी शायद 40 to 60 वाली आएगी। और जो ये है ना आत्मीयता बनाम लगाओ, इसमें आएगी आपकी जब शादी वाला टाइम होता है या जिसको तलाक लेना होता है भाई ले लो, क्योंकि 40 के बाद तो कौन तलाक लेगा, 40 के बाद तो उनको सिर्फ ये रहता है मेरा परिवार है, मेरे बच्चों के लिए ये करना है। ठीक है, तो इन्होंने सबकी एज नहीं बता रखी, नहीं तो जो एक बीएड की बुक है, या मैं लेके नहीं आई, नहीं बीएड वाली बुक में एज बता रखी है कि जीवन के इतने साल में ये वाला आ गया, ये वाला ये आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये समझ में आई 8 यस मैम। स्टेज। यस मैम। अब आरती आप बताओ आप कौन सी स्टेज में हो। मैम मैं तो 5th स्टेज में हूँ शायद। हाँ, शायद क्या, पक्का यही है। पक्का यही आपका पहचान वर्सेस पहचान बरामदी। आपकी भाई यस राज। मैम। मैम जिसमें बच्चे के बारे में सोचते हैं। हाँ ठीक है, तेरी भी ठीक है। उसके बाद है सानिया, आप भी 5th वाली स्टेज में ही हो, है ना भाई, या कोई सी और में हो। सानिया क्लास में भी हो या नहीं। अच्छा तेरा माइक काम नहीं कर रहा होगा। देखो, आपने देखा हमने जितनी भी, हाँ ठीक है बेटा आ गई बात समझ में। आपने देखा हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है ना, सारी हमारे ऊपर ही अप्लाई हो रही है ना। आपने देख लो वो जीन प्याजे की पढ़ी, वो भी बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर थी कि उस साल में बच्चे के ये हो रहा है, उस स्टेज में बच्चे के में इतने साल का हो गया।
ठीक है। तो यानी कि ये जो थ्योरी आ रही है ये सारी की सारी हमारी लाइफ के ऊपर ही आ रहे हैं, और सब लोगों का क्या भाई नजरिया, देखने का नजरिया अलग है, सोचने का नजरिया अलग है। तो जिसको जिस जिस नजरिए से ये ठीक लगी उन्होंने उसको दे दिया, यानी कि जिसकी थिंकिंग जैसी थी, जिसने जैसा सोचा उसने ये दे दिया। तो भाई मुझे तो एरिक्सन की थ्योरी ठीक लगी, ठीक है, क्योंकि इसने हमारी सारे जीवन को ही 8 स्टेजेस में बांट दिया। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज तो इसका भी हो रहा होगा। मुझे थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं, जो थोड़ी सी गलत लगी थी वो फ्राइड की थ्योरी लगी थी, जिसमें उसने एक बात बोली थी, जो हार्मोन्स वाली जो बात थी, वो वाली चीज थोड़ी सी उसमें आगे जो दिया था वो अच्छा नहीं लगा था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। जरा स्टेजेस के नाम बता दो, एक बार रिवाइज कर दो ताकि आपको जल्दी याद रहे वो। और ये क्वेश्चन जो स्टेजेस के नाम हैं ये आपके एचटेट और सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेजेस पूछ लेंगे आपसे, आपसे पूछ लेंगे आत्मीयता बनाम मैं लगाओ, ये कौन से वाली सिचुएशन है। तो इन सिचुएशन को ना अपनी एज के अकॉर्डिंग देखो, आप अपने घर में देखो आपके बच्चे कौन से वाली एज में हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी स्टेज बताई थी, विश्वास बनाम है विश्वास, दूसरी थी आपकी स्वायत्तता बनाम शर्म, तीसरी थी आपकी पहल वर्सेस अपराध बोध, चौथी थी आपकी परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम शिथिलता, संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। अब आगे देखो, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के गुण और दोष बताइए। तो अब इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो हमें बताना है। अब देखो भाई क्या क्या गुण हैं। इस सिद्धांत में किशोरावस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना है, ठीक है भाई, इसने बताया है पहचान और पहचान भ्रांति हमारी किशोरावस्था में ही होती है बच्चे के अंदर। उसके बाद इसमें आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक अवस्था में असफल होने पर दूसरी अवस्था में असफल ही होगा। हाँ जी, ये इसने बात सही बोली है, आशावादी दृष्टिकोण बताया। कोई बात नहीं बेटा, आपने अभी नहीं किया तो आप बाद में कर सकते हो, यानी कि बच्चा मान लो एक स्टेज में असफल रहा तो वह हो सकता है कि दूसरी स्टेज में अच्छा सफल हो जाए। देखो इसमें मैं मेरी बहन का एग्जाम्पल लेती हूँ। 10th क्लास तक वो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, मतलब उसको ये था कि हे भगवान मैं पास हो जाऊं कैसे भी, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में उसको ऐसा पढ़ाई का चस्का लगा कि उसके मेरे से भी ज्यादा नंबर आए। तो इसने यही बोला है कि जरूरी नहीं है कि एक स्टेज पे आप असफल रहे तो अगली स्टेज पे भी आप असफल रहोगे, तो हो सकता है आप अगली स्टेज पे और अच्छा बेटर कर पाओ। ये है इस सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनोसामाजिक घटनाओं को व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या में शामिल किया गया है। हाँ जी, ये बात भी सही बोली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कौन सी स्टेज के अंदर आ रहे हैं उन सब को इसने यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है पर्सनैलिटी के विकास एवं संगठन की व्याख्या हेतु समाज और व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से बल डाला है। इसने क्या है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट और संगठन के हेतु व्यक्ति के क्या क्या रोल है जीवन में उनके ऊपर भी इन्होंने फोर्स किया है, ठीक है, यानी कि क्या क्या रोल प्ले कर रहा है अपनी पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति, वो भी इसने यहाँ पे बताया है। उसके बाद है इसकी है एरिक्सन की थ्योरी की क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो डीमेरिट्स में क्या क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि एरिक्सन ने फ्रायड के जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इनके सिद्धांतों को सरलीकरण ही किया है, यानी कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि एरिक्सन ने वही फ्रायड की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी थी बस उसी को इजी करके यहाँ पे लिख दिया। एरिक्सन के सिद्धांत में जितने तथ्य तथा उपकल्पनाओं की व्याख्या की गई है उनका प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है जब तक कुछ व्यक्ति परीक्षणों पर आधारित है। इसने ये बोला कि एरिक्सन ने जो स्टेजेस की हैं इनका कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं है, उसने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसने बोला है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं बोला। एरिक्सन के इस कथन को सत्य नहीं माना जा सकता कि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट करके ही उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। एरिक्सन की ये बात इन्होंने गलत मानी है कि अलग अलग सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके व्यक्ति उत्तम पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। एरिक्सन ने आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया है, इसमें अव्यवहारिकता झलकती है कि उसने बहुत ज्यादा ही
आशावादी दृष्टिकोण अपना लिया। ठीक है, तो क्या आप इसके गुण और दोषों से सहमत हो? आपने थ्योरी पढ़ी है तो क्या ऐसी ही बातें दे रखी थी उसके अंदर? क्या आप इसके मेरिट और डीमेरिट आपको समझ में आई? मैम इसके मेरिट जो है वो तो सही लगे हमें, पर वो जो डीमेरिट है उसमें एक दो पॉइंट नहीं सही लगे। देखो, एक तो ये बोला है, एक तो ये भी सही नहीं लगा मुझे। भाई फ्राइड की अलग थ्योरी थी पर्सनैलिटी यस डेवलपमेंट मैम, वो की, तो बिल्कुल ही अलग थी। बिल्कुल अलग थी, और इसकी बिल्कुल अलग है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, वही सबकी सोच को थोड़ी ना, ये तो बताया कि किन किन लोगों ने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया। कुछ लोगों ने बोल दिया कि भाई इसने तो फ्राइड की थ्योरी को ही चिपका दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी अलग थी, इसकी अलग थी। दूसरा बात बोली है इसने, उपकल्पनाओं की व्याख्या की गई है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है इसने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ये थ्योरी दी है, लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करते तो यही तो सिचुएशन निकलनी थी एक व्यक्ति के जीवन की। उसके बाद इसने बोला कि व्यक्ति हरेक सामाजिक सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। ये लोगों ने गलत माना, लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये बात मेरे को लग रही है ठीक है। आपके सामने जैसी भी सिचुएशंस होती हैं, आप थोड़ा टाइम उस सिचुएशन से क्या है लड़ोगे या फिर वो करोगे, फिर धीरे धीरे आप अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हो उस सिचुएशन में। तो लोगों ने इसकी इस बात को गलत माना है, बल्कि इन्होंने ये बात बोली है कि व्यक्ति सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो लोगों ने इस बात को गलत माना है, और बात को माना है आवश्यकता से अधिक आशावादी माना है इन्होंने। ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको इस स्टेज पे सफल नहीं मिले तो आपको आगे मिल जाएगी सफलता। तो ये कुछ डीमेरिट है। तो डीमेरिट जो क्रिटिसाइज किया जाता है ना, वो लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है यहाँ पर। इसकी कोई हानियां नहीं है, ये लोगों के द्वारा जो बात बोली गई है, क्रिटिसाइज किया गया है, वो वाली बातें यहाँ पे आती हैं। अब आया समझ में? यस मैम। अब देखो भाई, आगे है इम्पोर्टेंस, ये महत्वपूर्ण क्यों है ये थ्योरी। तो एरिक्सन की जो आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था, जो आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक की मानी जाती है, 8 सत्रों पर स्टडी करता है। यह सिद्धांत विभिन्न आयु वर्ग के बालकों की आयु के साथ बदलती मनोवृत्तियों, उभरते संवेगों के बारे में अध्यापक और शिक्षा से जुड़े लोगों को अवगत कराता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक और शिक्षाविद प्रत्येक आयु वर्ग के छात्र की अनुकूलता और प्रतिकूलता को ध्यान में रख कर न केवल उनके सिलेबस का निर्धारण कर सकते हैं, अपितु बिहेवियरल तौर पर भी अत्यंत सहजता से उन्हें शिक्षित और निर्देशित भी कर सकते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए बालकों को अनुशासित ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। उनका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, संवेगात्मक व गत्यात्मक विकास किया जा सकता है। छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम को इतर क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है। उन्हें व्यवहार कुशल तथा भविष्य में अच्छा व्यवसाय चुनने का उम्दा कैरियर के लिए तैयार किया जा सकता है। वस्तुतः एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को सर्वांगीण विकास पर बल देता है। देखो भाई, इंपोर्टेंस जब भी लिखो ना किसी भी चीज की, तो उसको ना पॉइंट बना के लिखना। जब भी आप किसी चीज को पैराग्राफ के तौर पर लिखते हैं तो उसके नंबर कम मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंस में क्या है, क्या क्या बताया है भाई इसने, पहला पॉइंट बनाओगे आप कि इसमें विकास के सभी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 अवस्थाओं में इसने बांटा है और 8 स्टेजेस का इसने यहाँ पर स्टडी की है। दूसरी बात है, यह सिद्धांत अलग अलग आयु के बच्चों के साथ बदलती हुई जो उनकी मनोवृत्ति हैं, उभरते हुए जो उनके इमोशंस हैं, उनके बारे में अध्यापक और शिक्षा से जुड़े लोगों को अवगत कराता है। यानी कि तीसरा पॉइंट क्या बना, ये जो सिद्धांत है बच्चे की अलग अलग आयु में जो अलग अलग जो उनकी मनोवृत्तियां बनती है या जो इमोशन उभरते हैं, तो उनको टीचर्स को और एजुकेशन से जुड़े लोगों को अवगत कराते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई इस सिचुएशन में बच्चे के अंदर ये वाला भाव होता है, इस सिचुएशन में ये वाला भाव होता है। ठीक है, तो टीचर्स को और शिक्षा से जुड़े लोगों को बताया जाता है इस बारे में। चौथा पॉइंट बना इसने, अध्यापक और शिक्षाविद प्रत्येक आयु वर्ग के छात्र की अनुकूलता और प्रतिकूलता में ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। यानी कि इसमें अलग अलग स्टेजेस को ध्यान में रखकर उनके लिए उस स्टेज के अकॉर्डिंग कैरिकुलम को तैयार किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बनाना,
उनका फिजिकल, मेंटल और कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक, इमोशनल व गत्यात्मक विकास किया जा सकता है। ठीक है, उनका ये सारे टाइप के डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। छात्रों के इंटरेस्ट के अनुरूप जो भी कैरिकुलम है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज आयोजित की जा सकती हैं, यानी कि छात्रों की इंटरेस्ट के अनुरूप अलग अलग स्तर पर अलग अलग एक्टिविटीज का आयोजन किया जा सकता है। व्यवहार कुशल और भविष्य का अच्छा व्यवसाय चुनने का, कैरियर के लिए तैयार बच्चे को क्या है, एक अच्छा बिहेवियर और भविष्य में क्या उसको व्यवसाय चुनना है उसके लिए तैयार किया जा सकता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत छात्र के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ठीक है भाई, ये आ गई आपकी बात, समझ में आ गया। एरिक्सन की थ्योरी इसी थी बजाय कि फ्रायड के। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। मेरी बेटी बोल रही है साथ साथ यस मैम। अब देखो भाई, इस पे आ जाओ आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है? तो एरिक्सन ने क्या है, 8 स्टेजेस बताई हैं। 1950 में अपनी पुस्तक लिखी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी कि चाइल्ड और सोसाइटी में उसने क्या दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एरिक्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें उसने 8 स्टेजेस के बारे में बोला। तो उसने कौन सी लिखी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसमें इसने मनुष्य की 8 आयु या 8 लेवल्स को डिफाइन किया गया है। बायो साइको सोशल थ्योरी या इरेक्शन ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो कुछ है इसमें आप लिख लेना। आलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए कि आलपोर्ट के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्निहित उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वशिष्ठ एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है। आलपोर्ट ने 1961 में व्यक्ति को अपनी पूर्व परिभाषा का संशोधन करते हुए लिखा, व्यक्तित्व व्यक्ति में अंतर्निहित उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वशिष्ठ व्यवहार और विचार को निर्धारित करता है। देखो भाई, आलपोर्ट द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है पर्सनैलिटी की उसको बताना है यहाँ पर। तो आलपोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी भाई, आलपोर्ट ने 2 तरह की डेफिनेशन दी है कि आलपोर्ट क्या बोलते हैं कि पर्सनैलिटी व्यक्ति के अंदर जितने भी उनकी साइको फिजिकल जो भी सिस्टम है उसका एक संगठन है। ठीक है, यानी कि जो पर्सनैलिटी है वह व्यक्ति के अंदर जितने भी उसके साइको फिजिकल जो सिस्टम है उसका संगठन है जो उसको कोई विशिष्ट बिहेवियर और विचार को करने के लिए निर्धारित करता है। यानी कि मेरे अंदर जितने भी गुण हैं, मेरे अंदर जो भी कैपेबिलिटीज हैं, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरे विचार हैं, वो सारे के सारे मेरे अंदर जितने भी गत्यात्मक संगठन है उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो ये बात आलपोर्ट बोलते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर शामिल वह मनोता शारीरिक सिस्टम है जिसके द्वारा वह कोई स्पेशल बिहेवियर करता है या कोई विचार निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बात समझ में? यस मैम। उसके बाद है आपका एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित मनोसामाजिक अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इन्होंने आगे पीछे इसको दे रखा था। देखो एक क्वेश्चन ये भी बन गया सीटेट एचटेट का, आगे पीछे दे रखा था तो इनको सीक्वेंस में लगा दिया इसने, लगाया नहीं है इसने, आंसर नहीं दिया, आंसर नीचे दे रखा। देखो कैसे दे दिया, पहले दे दी पहल शक्ति बनाम अपराध बोध, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा, परिश्रम बनाम हीन भावना, अहम बनाम भूमिका असमंजस। ये दे दिए 5, इनको आगे पीछे करके दे दिया। अब इनको क्या है, एक सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले वाला कौन सा था भाई, इनके अकॉर्डिंग पहले वाला कौन सा था, आपने पढ़ा है, आप ही बताओगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं बताऊंगी। मैम विश्वास बनाम अविश्वास था पहला। हाँ जी, उसके बाद कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा था? सेकंड पे मैम स्वायत्तता बनाम लज्जा, और इन्होंने इसकी लैंग्वेज में शर्म लिख दिया लज्जा की जगह। हाँ, शेम या शर्म, बात एक ही है। तीसरा था आपका पहल बनाम अपराध बोध,
चौथा था आपका परिश्रम और हीन भावना वाला। पांचवा था आपका अहम बनाम भूमिका असमंजस, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अहम बोल दिया, अहम बोल दे या पहचान बोल दे, एक ही वर्ड है, बनाम पहचान भ्रांति, रोल कंफ्यूजन। ठीक है, आगे पीछे दे दिया, इसको आपको क्या है अवस्थाओं के अकॉर्डिंग लगाना है। समझ में आ गया? आज के काम में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं तो ये आज आपका पूरी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। फिर 4th यूनिट हम कल से करेंगे।